मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे थे कि आसिफ जरदारी साहब ने तो ये कह दिया है कि हमने इस्तीफे नहीं देने, मगर आप अपनी सीईसी जरा मशवरा कराएं। तो अब आसिफ जरदारी साहब के इस कहने के बाद सीईसी की क्या मजाल है कि उनके ओवरबोर्ड जाए, तो ये इस पे आप बताएं। दिलचस्प जो आपने उठाया है, यहाँ हमारे यहाँ बहस ये भी रही है कि एक जो वक्त था ये बहस बड़ी हुई, अब उससे हम गुजर गए हैं, पर ये तस्लीम कर लिया गया था कुछ दोस्तों के बड़े इसरार पे कि 2 रजिस्टर्ड पार्टीज हैं और 2 रजिस्टर्ड पार्टीज में एक पीपीपी है और एक पीपी पार्लियामेंटेरियंस है, इनको अलग अलग चलाया गया। और पीपल्स पार्टी जो पार्लियामेंटेरियंस है, और जिसमें क्योंकि उसमें हमारा वजीर आजम भी थे उस वक्त, पार्लियामेंटेरियंस के जरिए हमने रजिस्टर कराया था और 2002 की इलेक्शन में हिस्सा ले सके थे, क्योंकि 3 पीस को हम नहीं थे कर सकते, क्योंकि 3 पीस की हेड थी बीबी, और बीबी के हेड होने की वजह शी हैड जस्ट बीन कन्विक्टेड, वो पार्टी रजिस्टर ही नहीं हो सकती। तो अमीन फहीम के तहत हमने जल्दी से आखिरी रात पी रजिस्टर की। अब दोनों रजिस्टर हो चुकी हुई है। तो हमने ये कहा कि एक पार्टी जो है, आप इसको समझे कि खाकम बदन का, पर बड़ा सीरियसली कहा कि एक पार्टी जो है वो बाहर होकी हो जाए, ओवरसीज हो जाए, उसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटीज की मीटिंग जो है वो दुबई में हो, लंदन में हो, वो ऊपर ओवरऑल सारा मैनेज करे, वर्ल्ड व्यू देख के पाकिस्तान की और पार्टी की पॉलिटिक्स। और एक पार्टी है जो बिलावल साहब अब आ रहा है, तो उसको चेयरमैन बनाओ उसका, और वो पाकिस्तान में ही हो, और उसकी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हो कराची में, दिल्ली में, फैसलाबाद में, लाहौर में। और मैंने उनको याद दिलाया कि गियासुद्दीन जामाज और मुख्तार राना 3rd क्लास का टिकट लेके गाड़ी पे जाते थे कराची सीईसी की मीटिंग पे। वो लंदन नहीं जा सकते थे अगर लंदन में होती मीटिंग। तो अब वो जरा उसकी हैयत बदली रही है यकीनन पार्टी की, मगर इतनी हैयत बदल गई है कि आसिफ जरदारी साहब को सीईसी जो है वो जो है उनके ओवरबोर्ड चले जाए, और वो उनको कहा कि आप अपनी सीईसी से पूछ लें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो मामला अरेंजमेंट है इस वक्त कि बिलावल एक पार्टी के और जरदारी साहब दूसरी के, ये इस अरेंजमेंट से और इससे बहुत डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर हुई है टू चेयरमैन बिलावल। चेयरमैन बिलावल इज प्लेइंग ए वेरी इफेक्टिव एंड in many cases I know this for a fact as an insider and autonomous role, मैं सारा बता नहीं सकता, बट ये जब क्रूशल मौका आता है, जब असली फैसला करना होता है, उस वक्त तो फिर आसिफ जरदारी साहब पता चल जाता है बेटा बेटा है, बाप बाप है, जिस तरह इस दफा पता चला है। नहीं, आसिफ जरदारी में जितनी लचक है ना, वो मेरा ख्याल है शायद किसी में नहीं। मैं उनकी खुशामद में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई उनसे बहुत ज्यादा मामलात पे बहुत दफा इख्तलाफ कर चुका है। आप यहाँ तक देखें, मैंने तो अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत की थी, मुझे याद है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को मैं लेके निकला था, बट आसिफ जरदारी में ये ज़र्फ रहा, ये जो मानने की बात है। मैंने बगावत की, मुझे उन्होंने 12 बुला के कहा कि इसको हटाओ, यू आर द वन पर्सन जिसकी वजह से वो चल रहा है, अगर आप आज उससे हट जाओ या छोड़ दो तो वो कहीं का नहीं रहेगा। मैं उसको कहता था ये प्रिंसिपल है जुडिशरी का, आप बहाल कर दें, जस्टिस को प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन आप निकाले। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बेशक निकाल दे, हमारा कोई लगता तो नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ एंड प्रोसेस ऑफ आर्टिकल 209 होना चाहिए। तो वो मेरा उनका बहुत इख्तिलाफ रहा। वो नहीं, मगर आपने भी मुझे ये कहने दें कि हमारा सबका भी ख्याल था कि शायद आप भी कोई अपनी पार्टी बना लेंगे, जस्टिस पार्टी तब का नाम तक चल गया था, मगर आप भी पार्टी के साथ ही रहे। मैं अब तो सब चेंजिंग द टॉपिक आपसे, मैं आपको अगले दिन मुजाहिद बरेलवी के प्रोग्राम में सुन रहा था, क्योंकि ये बहस अब चल रही है कि ये संजरानी साहब का जो इलेक्शन का अब एक फड्डा हो गया है
कि जी ये सुप्रीम कोर्ट की या अदालतों की जुरिस्डिक्शन है या एब्सोलूट पार्लियामेंट की पावर होती है, उसमें मुखल नहीं हो सकता। तो आपने, मैं सुन रहा था कोई अहमद सईद करमानी साहब के प्रेसिडेंट की मिसाल दी थी, तो वो ज़रा उसको वाज़ह करें, एक तो इसके ऊपर कि ये क्या मामला है और इसको लीगली क्या जुरिस्डिक्शन है, किसकी, कैसे होगा। मुख्तसर अहमद सईद किरमानी के केस में जो उस वक्त कानून आईनी थे, जो शिक थी, जो मुतलका शिक थी उस वक्त 1956 के आइन की, उसके तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि इलेक्शन ऑफ द स्पीकर जो है ये इट इज लाइक द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड एट ऑल। तो चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये मैंने बताया था। तो ये यानी कि दुश्वारी हो सकती है गिलानी साहब को अपने क्लेम में कि इसको चैलेंज करें वो अगर, लेकिन अहमद सईद किरमानी के जो आर्टिकल 54 था और जो आर्टिकल 69 है उसमें बुनियादी फर्क है। अब चैलेंज नहीं किया जा सकता अगर प्रोसीजरल यानी ज़ाब्ते की कार्रवाई की कोई उसमें गलत तौर पे कार्रवाई कर दी जाए। और ये तो प्रोसीजरल मामला नहीं है, ये प्रोसीजर, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, उससे आप कुछ फैसला कर लें। फर्क कीजिए कि संजरानी साहब को मिले होते 8 वोट और 92 वोट मिल गए होते यूसुफ रज़ा गिलानी को, फर्क कीजिए। और मुजफ्फर हुसैन शाह ने अनाउंस कर दिया होता संजरानी को एज द चेयरमैन, तो ही वुड हैव बीन अ यूजर, पर वो तो बहरूपिया बैठा होता ना जो कुर्सी पे। तो अदालत किस तरह खामोश रह सकती है कि अगर आप एक 8 वोट वाले को चेयरमैन अनाउंस कर दें कि सिर्फ अनाउंस हो गया है, और चूंकि अनाउंस हो गया है तो इसलिए अब इंटरनल प्रोसीडिंग है उसको चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। जो उनकी तरफ से एक जो आ सकता है ऑब्जेक्शन, प्रोबेबली आई डोंट नो, वो ये कि जी ऑब्जेक्शन ठीक टाइम पे नहीं लिया गया और ऑब्जेक्शन ऑन दी चैलेंज टू दी वोट जिन पे मोहर लगी हुई थी नाम के ऊपर, उसको उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया गया और कोई उस पे फैसला, वो पहले वोट पे फैसला होना चाहिए था, पहले वोट पे जो है उस तरह का आया था। चलो सर, आपका मैं फायदा उठाना चाह रहा हूँ, कम से कम वक्त में ये बिल्कुल आपका ओपिनियन आ गया। हालांकि ये बहस ये रहती है कि जिस तरह बरतानिया की पार्लियामेंट के मतलब कहा जाता है कि जी वो अगर चाहे तो मुल्क को सोशलिस्ट भी बना सकती हैं, तो हमारे यहाँ ये बहस रहती है कि एक बुनियादी आइन है और बुनियाद की एक रूह भी है, तो उससे इनहराफ नहीं किया जा सकता। एब्सोलूट पावर हमारे आइन के अंदर नहीं है, उससे मुख्तलिफ है। ये एक ज़्यादा बहस हो जाती है। मैं मगर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये डस्का का जो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का आया है कि वो रीपोलिंग कहा और उस पर पीटीआई को बड़ा सख्त एतराज़ है, तो ये इस ओपिनियन के मतलब आप क्या कहेंगे? इस ओपिनियन के बारे में बुनियादी तौर पे तो डस्का में होनी चाहिए वोट, और सारी चांदल को भी होने चाहिए या रीपोलिंग पूरे वो ऑर्डर जो किया कि पूरे में हो, वो उसको मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट, मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट उसको अपहोल्ड करेगी। जब एतराजात हैं ही 20 या 22 पोलिंग स्टेशन पे, बाकी पे एतराज ही कोई नहीं है, किसी ने एतराज किया ही नहीं है, तो सिर्फ 22 पे एतराज है, तो सारों को किस तरह आप कर सकते हैं? तो आपका ख्याल है सुप्रीम कोर्ट इसको ओवरटर्न कर सकती है? मेरा ख्याल है इसको ओवरटर्न कर सकती है। उसका क्या नतीजा निकलता है, मेरे ख्याल में 22 भी हुई तो इस वक्त पीडीएम का कैंडिडेट मेरे ख्याल में जीत जाएगा, क्योंकि इसमें ये एक रिवर्सल, अगर मुक्तदर हुकूमत को इतना बड़ा रिवर्सल हो जाए कि 22 पोलिंग स्टेशन में एक बड़ी क्रूशल इलेक्शन में जिसमें 20 या 22 पोलिंग एजेंट्स उठा लिए गए हो या कम अज कम इल्जाम लगा हो, उसमें अगर रीपोल हो जाए तो लोगों का एक ख्याल होता है कि ये तो हुकूमत बस बैक टू दी वॉल लगी हुई है, दीवार से लगी हुई है, और इसको लोग सारे नोच रहे हैं और इसका कोई स्कोप नहीं है।
तो वो वोटर ही ज्यादा, टर्नआउट ही ज्यादा। तो ये चौधरी साहब, ये बात पीडीएम को अकल नहीं है, नून लीग को खास तौर पे, कि ये अगर वो जीत रहे होते 20 की रीपोलिंग से तो वो ये स्टांस लेते, वो इसको अपोज क्यों करते? मेरे ख्याल में कुछ मशवरे कुछ सारे जो मिल रहे हैं पीडीएम को, और वो अकाबरीन, बहुत बड़े बड़े अकाबरीन है, मैं कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता, पर उनको जरूरत नहीं है। आपने ये फैसला, आपने सोचा देखा था कि उन्होंने पहले फैसला कर दिया था कि जी हम रेजिग्नेशन देंगे और इन पे नहीं लड़ेंगे बाई इलेक्शन पे। और मैंने एक बयान का दिखा, सारा समझाया एक टॉक शो में कि इससे नतीजा क्या होगा। वो समझ रहे थे कि फिर इलेक्शन कराने, जनरल इलेक्शन कराने पे गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी। मैंने कहा ये सेनेट एक कंटिन्यूइंग बॉडी है, ये डिसॉल्व नहीं होता, इसके हर 3 साल बाद इलेक्ट होते हैं। जो बैठे हुए हैं वो सेनेट है, और उसके बाद सेनेट में जो नए आएंगे वो आपके वोट तो आप तो उसी में दे चुके होंगे। आप साहब ये बताइएगा, जिस तरह से पीडीएम के अंदर डिसाइड हुआ था कि चेयरमैन सेनेट जो हैं वो पीपल्स पार्टी से होंगे और डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो जेयूआई से होंगे, और साथ ही साथ जो ऑपोजिशन लीडर हैं सेनेट के वो नून लीग से होगा, तो अब क्या इंसाइट है आपके पास, ये इख्तलाफात क्यों जन्म ले रहे हैं? नहीं, इंसाइट नहीं, साथ में आप अपने तजिया दें कि कानूनी तौर पर और सियासी तौर पर अब क्या होगा, क्योंकि पीडीएम में इख्तलाफात हो गए हैं। पहले तो डिसाइडेड था कि अब किसका असूली तौर पे, कानूनी तौर पे भी होना चाहिए लीडर ऑफ द अपोजिशन, पार्टी पोजीशन। नहीं, पार्टी पोजीशन में तो जिसकी ज्यादा है, नहीं पार्टी पोजीशन तो सारी अपोजिशन की देखी जाएगी ना। ये तो रूल बना हुआ है, ये सिर्फ कन्वेंशन नहीं है, ये तो रूल है कि वो जो दस्तखत करा के, जब मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन 2 मरतबा हुआ हूँ, एक दफा 1997 में टू 1999, और एक दफा ये जब सेनेट, ये लास्ट सेनेट था, मैं जिसमें था 2018 तक का सेनेट, उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उसमें हमारी तरफ से सिर्फ दस्तखत करा के चेयरमैन के सामने शहरी बीबी ने रख दिए थे कि ये दस्तखत है, ये सारे एतजाज के पास है। मगर अगर इख्तलाफ हो, तो सर अभी इख्तलाफ अगर हो जाए तो फिर इलेक्शन होगा, अगर इलेक्शन होता है तो फिर अगर पीडीएम एंड रेस्ट ऑफ द पीडीएम और पीपल्स पार्टी में हो तो फिर शायद पीडीएम के बगैर पीपल्स पार्टी के ज्यादा वोट नहीं होंगे, नून लीग के या नहीं? नून लीग की अगर पीडीएम उसके साथ चली जाती है तो गालिबन उसके ज्यादा बढ़ जाएंगे, बट ये एक्चुअल काउंट पे डिपेंड करेगा। ओपन होगा, दस्तखत करेंगे हर मेंबर कि मैं सपोर्ट करता हूँ मिसाल के तौर पे पीडीएम के कैंडिडेट को, दूसरे कहेंगे पीपल्स पार्टी वाले, अगर स्प्लिट हो गया तो कहेंगे हम यूसुफ रजा गिलानी को सपोर्ट करते हैं एज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन में तो इसलिए बैठेंगे, ये भी आपको एक दिलचस्प बात बड़ी सुना दूं, ये लीडर ऑफ द हाउस जो है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ये डिपेंड करता है कि किसके वोट ज्यादा, किसकी हुकूमत है नेशनल असेंबली में। आपको याद दिलाऊं कि 1988 में जब सेनेट में हम आए तो सेनेट पहले से मौजूद था और सेनेट में सारे के सारे मुस्लिम लीगी थे, और हमारे तीन मेंबर थे, 3 या बख्तियार साहब, इफ्तिखार गिलानी साहब और जाम माशूक अली। पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट के 3 थे, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट करना था अपनी पार्टी से, और याया बख्तियार साहब लीडर ऑफ द हाउस थे, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ये राजा जफरुल हक साहब थे, जो कि 97 मेंबर्स को कमांड करते थे, और हमारी बड़ी छितरौड़ होती थी, हमें हर वोट पे हमें डिफीट होती थी, हम ना लेजिस्लेशन कर सकते थे, ना कुछ तहरीक ला सकते थे, बड़ी हजीमत हमें उठाई, और फिर भी हम उस सेनेट में कोई लेजिस्लेशन कराते रहे, क्योंकि हमारी लाइन जरा झुक के हम बात करते थे। यहाँ तक कि याया बख्तियार जैसा बड़ा रोबदाब, मैं मुतकब्बर नहीं कहूँगा, एरोगेंट होता है, बट सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड डिग्निफाइड जो लीडर ऑफ द हाउस था, वो भी चल के जाना शुरू हो गया है सेनेटर्स के
चेम्बर्स में, वहाँ बैठ के चाय पिलाओ भाई, और यार ये केस, ये हम लेजिस्लेचर पास कर दें, ये नारकोटिक से मुतालिक है। और नहीं वो मुझे याद है, वो मुझे याद है बिल्कुल, तरले मिनटों से काम करवा लिया जाता था, जो आजकल नहीं है।